नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं आज की इस वीडियो में पुनः जीके के प्रश्न पर बात करने आए हैं और इसमें भी हर क्वेश्चन में 5 कथन दिए होंगे और प्रत्येक कथन पर विचार करके प्रश्नों को सही और गलत करने का निर्णय लेना होगा और इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा वो चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है। तो चलिए मिलजुल करके आइए इस चीज़ को हम क्लियर करते। क्या कोई दिक्कत? तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों यानी डिजर्ट्स की भौगोलिक स्थिति और उनके लक्षणों के संदर्भ में विचार करना है। कहाँ विचार करना है? वैश्विक स्तर पर, विश्व स्तर पर हम डिजर्ट को देखेंगे और उससे संबंधित उसकी विशेषताओं से हम प्रश्न जो मतलब कथन जो दिया गया है उस पर हम विचार करेंगे। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा अध्रुवीय नॉन पोलर गर्म मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है। तो ये सही बात है। जो मरुस्थल, देखो इसमें कितना प्रश्न है। ये गर्म मरुस्थल है, अध्रुवीय मरुस्थल है और साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों तक फैला हुआ है। तो प्रश्न किया जा सकता है कि कितने देशों में ये फैला हुआ है। तो हम बताएंगे कि उत्तरी अफ्रीका के 11 देशों में फैला हुआ है, अध्रुवीय है और गर्म मरुस्थल है। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा। क्या नाम है? सहारा। तो ये प्रश्न का ये कथन जो दिया गया ये सही है। आगे है अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका। हम ये उत्तरी अमेरिका पर बात कर रहे थे। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, चिली है ना, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यानी कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है जहाँ सोडियम नाइट्रेट के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। तो अटाकामा जो एक मरुस्थल है, ये भी एक डिजर्ट है। जो हम बात कर रहे हैं अमेरिका में, कौन से अमेरिका के भाग? दक्षिण अमेरिका है ना। सहारा जो है सहारा जो है कि उत्तरी अफ्रीका में 11 देशों के साथ क्षेत्र को बना के रखा है, फैला हुआ है। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वह उत्तरी ये जो देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, क्या देखेंगे रहे? दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यदि गर्म मरुस्थल पूछा जाएगा तो फिर हो जाएगा सहारा। शुष्क मरुस्थल है तो फिर यहाँ पर क्या देखेंगे? अटाकामा। और ये बात सही है कि यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट के समृद्ध भंडार मिले, यानी कि वहाँ पर पाए जाते हैं भंडार पाए जाते हैं, सोडियम नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, है ना। अब हम गोभी मरुस्थल पर बात करेंगे। गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। गोभी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में फैला हुआ एक ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है जो वर्षा छाया क्षेत्र के कारण निर्मित हुआ है। यानी ठंडा होने के कारण वर्षा है और छाया है। वर्षा और छाया ये दो परिस्थितियों के कारण ये डिजर्ट क्या है? ठंडा है। और ये गोभी मरुस्थल क्या है? ये सही है कि मंगोलिया और चीन में ठंडे में फैला एक ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर 3 कथन जो है अभी तक सही है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित प्रमुख गर्म मरुस्थल है। तो ये ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित प्रमुख गर्म मरुस्थल है। ये दो मरुस्थल का नाम दे रहे हैं, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल। प्रश्न पढ़ेगा कहीं तो मिलेगा इस तरह का प्रश्न, अब पूछा गया प्रश्न ये सब है। ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप
कौन से महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रमुख गर्म मरुस्थल है। जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है, अध्रुवीय, एक गर्म है, उसी तरह से गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया भी क्या है? गर्म मरुस्थल है। इसकी स्थिति अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। भारत और पाकिस्तान में फैला थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल माना जाता है। तो सही बात है कि जो थार मरुस्थल है वो पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है, और ये नाम जिसका थार मरुस्थल है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डिजर्ट है, यानी मरुस्थल है। तो हम 5 कथन में 5 तरह के नाम देख रहे हैं। एक नाम आ रहा है सहारा मरुस्थल, दूसरा अटाकामा मरुस्थल, तीसरा गोभी मरुस्थल, तीसरा ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन मरुस्थल, और अपना भारत के आसपास में भी एक देख रहे हैं जिसका नाम दे रहे हैं थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है, ये में विश्व भर में ये भी बात करता है, लेकिन जनसंख्या घनत्व से किस आधार पर बात करता है? पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा है। तो ये 5 कथन जो दिया गया था, इसमें कहीं ना कहीं 25 इंफॉर्मेशन होगा, कम से कम न होगा। इसको पढ़ा जाए बढ़िया से और याद रखा जाए तो 25 इंफॉर्मेशन होगा। अब 25 इंफॉर्मेशन के मतलब कहाँ जाएगा? तो ये सब सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं। हम ये प्रश्न जो है कि साइंस के आधार पर और भूगोल के आधार पर मान सकते हैं। अरे यार, वायुमंडल की विभिन्न परतों, है ना, वायुमंडल के विभिन्न परतों और उनकी मौसमी वैज्ञानिक विशेषताओं पर विचार करना है ना। जैसे क्षोभ मंडल होता है ना, समताप मंडल होता है, आयन मंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। तो ये जो विभिन्न मंडल है, यहाँ पर लिख रहा होगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई से संबंधित, समताप मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल, ये जो बातें लिख रहा है इसको हम देखेंगे कि कौन सा परत में कौन सी जानकारी दिया गया है, वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो उपरोक्त सही वाला ऑप्शन जाएगा। यहाँ पर है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ सभी मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, वर्षा और बादल घटित होता है। तो प्रश्न तो सीधा सीधा कभी कभी पूछता है कि कौन से वायुमंडल के परत है जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं उत्पन्न होता है, तो क्षोभ मंडल बताएंगे। क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल बताएंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। हाँ, तो ये बात तो निश्चित रूप से सही है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है, जिससे सामान्य ह्रास दर रेट 1 डिग्री प्रति 165 मीटर कहते हैं, तो ह्रास दर कहा जाता है। और जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में, वैसे उस तरह से क्या होता है, वैल्यू यानी कि तापमान गिरते जाता है। अब मीसोस्फीयर में क्या होता है, सबसे न्यूनतम तापमान हो जाता है। इसमें होगा तो होगा, नहीं तो मीसोस्फीयर में सबसे कम तापमान होता है। वायुमंडल के जो मीसोस्फीयर है, मध्य मंडल बोलते हैं, उसमें तापमान बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर है कि हम जैसे ही 165 मीटर जाएंगे, कितना जाएंगे, 165 मीटर ऊपर की ओर जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस की क्या होता है, गिरावट आता है। कितना आता है? 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए। 165 मीटर डिग्री लिखा गया, 165 मीटर। जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं, लगभग 1 डिग्री की गिरावट आती है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इस बात पर भी विचार किए तो सही फैक्ट मिला। यहाँ पर तीसरा पर विचार करते हैं। समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर जेट विमान उड़ाने के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मौसमी हलचलों से पूरी तरह मुक्त होता है। जो मौसमी हलचल होता है ना, आंधी आना, तूफान आना, बारिश होना, ये सबसे अलग है, क्योंकि ये इसके बाद वाली परत है ना, समताप। यहाँ पर एकदम ये सबसे मुक्त होता है। तो यहाँ पर जेट विमान जो है उड़ाने में
कोई परेशानी नहीं होता है, कोई उसे किसी तरह के कठिनाइयों से सामना नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे आदर्श माना जाता है समताप मंडल में, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछेगा कि जेट विमानों की उड़ान भरने के लिए कौन से जो है कि वायुमंडल के परतें जो है उपयुक्त माना जाएगा, तो समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल बोलेंगे। आगे है ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाने वाली, ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो ये 100% बात ये सही है कि क्या करता है, समताप मंडल के नीचे लेयर में पाई जाती है, और ये ओजोन परत जो होता है पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य से जो उत्सर्जित होता है, उस पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोकती है, ताकि पृथ्वी पर न आए। यदि पृथ्वी पर आ जाएगा तो क्या होगा, कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारी देखने को मिलेगा। ये चीजें है, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये सुरक्षात्मक एक कवच है ना, पूरे पृथ्वी को कहीं ना कहीं सुरक्षा करके ओजोन परत क्या है, रखे हुए। आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर बेतार संचार संभव होता है। हमारे यहाँ बिना तार के संचार, जैसे हम यहाँ से फोन कर रहे हैं, कहीं जाकर के बात हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आयन मंडल के कारण हो रहा है। यहाँ पर आयन मंडल में रेडियो तरंगे को तरंगों का परावर्तन होता है, कहाँ? आयन मंडल में, जिसके कारण पृथ्वी पर बेतार संचार है ना, वायरलेस कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो ये बातें हो गई। तो कई बार देखेगा, बनाएगा तो मिलता है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दी गई सब जानकारी क्या है, करेक्ट है ना, दी गई सब जानकारी क्या है, करेक्ट है। तो 5 मतलब 50 होने 55 25, एगो में 4-5 तो क्वेश्चन निकल ही जा रहा है कम से कम। चल जाए आगे देखा जाए। लिखा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना और विभिन्न असंबद्धताओं पर विचार करें। याद आ रहा है, क्लास किए है भूगोल में, असंबद्धता जिसको इंग्लिश में कहेंगे, हालांकि यहाँ पर हाँ डिसकंटिन्यूटीज है ना, डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पर है एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी के रासायनिक संगठन को 3 परतों, सियाल जिसको सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, नीफे निकेल और फेरस में विभाजित किया था। याद रखेगा, तीनों में विभाजित किया था, ठीक है ना। नाम क्या था? स्वेस है ना। स्वेस ने पृथ्वी के 3 रासायनिक संगठन, यह एक रासायनिक संगठन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो सियाल में क्या एक रासायनिक पदार्थ है, एक तरह से ना, सिलिकॉन है और एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, निकेल है, लोहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रासायनिक संगठन को 3 मुख्य परतों में क्या किया, विभक्त किया है। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में रासायनिक संगठन को है ना, रासायनिक संगठन को 3 परतों में विभक्त किया। एक सियाल दिया, दूसरा नाम सीमा दिया और तीसरा नीफे दिया, है ना। तो ये बात सही है। नाम क्या नाम आ रहा है? स्वेस है ना, स्वेस। क्या बोलेंगे? स्वेस बोलेंगे। आगे देखेंगे, आधुनिकीकरण के अनुसार पृथ्वी को क्रस्ट, मेंटल और कोर नामक 3 परतों में बांटा गया। आजकल देख रहे हैं ना, तो हम लोग पढ़ते क्या है, पहला पढ़ते हैं क्रस्ट, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, है ना। 3 परतों में क्या किया गया है, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार 3 परतों में पृथ्वी को क्या करके अध्ययन करते हैं, 3 परतों में बांट करके। पहला को क्रस्ट, दूसरा को मेंटल, तीसरा को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। 3 पूर्व मुख्य भागों में बांट करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली सीमा, हाँ तो ये बात सही है, आधुनिक में हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली सीमा रेखा को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। ऊपरी क्रस्ट है ना, निचली
ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच जो पाई जाती है ना, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच में पाई जाती है सीमा, ये जो सीमा पाई जा रही है, इस सीमा को क्या कहेंगे? उसको कहा जाता है कोनराड संबद्धता, असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता, है ना, कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच पाई जाने वाली सीमा रेखा को कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरे पंखा ही है। कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनराड असंबद्धता, कोनराड असंबद्धता क्या कहा जाता है बाबू? चलो आगे देखते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोहरोविक, जिसको मोह कहते हैं, क्या कहते हैं? मोह, असंबद्धता पाई जाती है, जबकि मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। तो ध्यान देगा बाबू, कोर है ना, कोर यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रस्ट, ये क्रस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा। हम C फॉर क्रस्ट लिख रहे हैं, M फॉर मेंटल, और फिर हम यहाँ पर एक और हो जाएगा ना, C फॉर कोर लिख रहे हैं। तो ध्यान से देखेगा तो मोहरोविक, मोह कहा जाता है, मोहरोविक को मोह कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच को मोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोह। उसके बाद है मेंटल और क्रस्ट के बीच, है ना, मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता होता है। क्या होता है? गुटेनबर्ग असंबद्धता, है ना, गुटेनबर्ग असंबद्धता होता है। तो कम से कम इतना याद रखना है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह, क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता, है ना, और फिर मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग, मोह यहाँ हो जाएगा, फिर गुटेनबर्ग हो जाएगा। तो ये बातें क्या निकल के आ रहा है? सही निकल के आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी का बाह्य कोर, है ना, आउटर, बाह्य कोर मतलब आउटर कोर तरल पदार्थ में है ना, बाह्य कोर तरल पदार्थ में, क्योंकि यहाँ भूकंप की द्वितीय तरंगे पार नहीं हो पाती। तो पृथ्वी का बाह्य कोर एक तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है, क्योंकि यहाँ से भूकंपीय तरंग द्वितीय तरंग, है ना, द्वितीय तरंग क्या होता है? एस होता है। 3 तरह के तरंग होता है ना, कौन कौन होता है? और एल तरंग होता है। तो ये द्वितीयक जो तरंगे है वह जो है कि बाहरी कोर से, क्योंकि यहाँ से भूकंप यानी बाहरी कोर से भूकंप की द्वितीय तरंगे पार नहीं करती, इसलिए तरल अवस्था में होता है। पृथ्वी का बाह्य कोर किस अवस्था में होता है? तरल अवस्था में होता है। तो यहाँ पर इस बात पर हम क्या करेंगे? सही मानेंगे, और इस आधार से प्रश्न करेक्ट ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये जो क्वेश्चन था पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके नियमों पर आधारित प्रश्न था। हम पढ़ रहे हैं संविधान के पाठ को देखेंगे। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक कैग, जिसके गठन के बारे में इसकी जानकारी दिया गया है 148 में, कि संवैधानिक स्थिति और शक्तियों पर विचार करना, है ना, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है और इनकी शक्ति क्या है, इस चीज़ पर विचार करेंगे, और जो कथन दिया गया है उस पर हम विचार करेंगे। कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही बात है। उनकी कार्यकाल 6 वर्ष, कैग का 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले हो तक होता है, तो सही बात है। तो कैग की जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाएगा वही तय हो जाता है। आगे देखा जाए, इन्हें पद के लिए केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो उसी, हाँ, अब उच्चतम न्यायालय के भी वो तो नहीं होता है,
वो कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। और हटाने की प्रक्रिया जैसे उच्चतम न्यायालय को होता है, एक महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाया जाता है, उसी तरह से कैग को हटाने के लिए भी जटिल प्रक्रिया लाया जाता है, सामान्य प्रक्रिया नहीं रहता है। यहाँ पर है कैग भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर यानी टैक्स, प्राप्तियों और व्यय, है ना, व्यय के लेखाओं का ऑडिट क्या बोलेंगे, व्यय के लेखाओं का ऑडिट यानी अंकेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये बात सही है कि कैग जो है भारत सरकार और राज्य सरकारों के लिए सभी करों, प्राप्तियों और व्यय के लेखाओं का ऑडिट करता है। अनुच्छेद 151 के तहत कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य के मामले में राज्यपाल को सौंपता है। तो याद देना, मतलब ये समझना है कि 151 के तहत जो है कैग अपनी ऑडिट जो तैयार किया गया है रिपोर्ट, तो केंद्र के मामले में राष्ट्रपति को सौंपता है और राज्य के मामले में राज्यपाल को सौंपता है। ये बात भी क्या है, सही है, और ये बात भी सही है। संसद की लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की विस्तृत जांच करती है। लोक लेखा समिति कैग के जो रिपोर्ट मिला है ना, कैग के जो रिपोर्ट तैयार होता है उसके विस्तृत जांच करती है, इसलिए कैग को इस समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। सही बात है। कैग की जो रिपोर्ट तैयार करता है उस चीज़ को विस्तृत जांच करती है, मतलब हर एक एंगल से जांच करती है, इसलिए कैग को इस समिति का मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है। अब जांच करने से जो गलती होगा, जांच करने से जो कमी होगा वो चीज़ को बताएगा। तो मित्र का मतलब यही होता है कि क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर कैग को समिति का मित्र कहा जाता है। इस समिति, लोक लेखा समिति। तो यहाँ पर भी हमारा जो आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर डी हो रहा है और सब के सब सही हो रहा है। क्लियर है? चलो और हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की विधायी शक्तियों और पारस्परिक यानी एक दूसरे पर, है ना, पारस्परिक संबंधों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन बात सही है और कौन बात गलत है। लिखा है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रतिस्थापित किया जा सकता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो ये सही बात है ना हो, इसको केवल लोकसभा में ही प्रतिस्थापित कर सकते हैं और राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किसी साधारण विधेयक पर अगर कोई गतिरोध होता है तो 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के संयुक्त, है ना, ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। बात सही है और ये बात भी क्या है, सही है कि गतिरोध होता है ना, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद का संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन ध्यान यहाँ देना है इस बात को कि बुलाते तो है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा की अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा की अध्यक्ष करते हैं और इनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये ना कि नहीं अगर हैं तो प्रश्न तो उलट के देवे करेगा, प्रश्न देगा फंसाने के लिए कि अगर लोकसभा अध्यक्ष ना रहेंगे तो कौन करेगा। यहाँ पर क्या लग रहा है? किसका? लोकसभा का? नहीं, पीएम नहीं होता है। पीएम जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष अलग व्यक्ति होता है, समझ। पीएम एक पद है, आई भी एक पद है। आई पदेन सभापति थोड़ी होता है, जो पदेन होता है ना तब जा कर के बन जाता है। तो यहाँ पर ही
यहाँ पर ही मंत्री परिषद से निकाला जाता है। क्या? तुम सोचो कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता तो डायरेक्ट अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, या तो पीएम कह देता। सिंपल बात है। सोचो अगर ऐसा रहे तो डायरेक्ट ये कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा पीएम करता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। लोकसभा के अध्यक्ष अलग होते हैं और पीएम अलग होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष जो है कि उनकी जगह पर अध्यक्षता के काम करते हैं। राज्यसभा के पास अनुच्छेद 249 के तहत अनन्य शक्ति है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। तो राज्यसभा के पास 249, ध्यान देगा 249, उसमें एक ऐसा शक्ति है, इसमें एक ऐसा शक्ति दिया गया है कि वह राज्य सूची के किसी विषय को, है ना, 3 सूची होता है ना, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूची का वर्णन है ना, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। तो कहा जा रहा है कि राज्यसभा के पास 249 के तहत एक ऐसी शक्ति है जो किसी विषय को, हाँ, कौन से सूची के? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं, है ना, नई अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन का अधिकार केवल राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही शुरू किया जा सकता है। राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही क्या किया जाता है? शुरू किया जाता है। फिर से ध्यान देना है कि 312, आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं के सृजन का अधिकार, यानी नया अखिल भारतीय मतलब बढ़ाने होंगे ना, नई अखिल भारतीय सेवाओं की जो सृजन है, सृजन मतलब क्या होता है? और उसको बड़ा स्तर पर ले जाना, यानी बढ़ाना, संख्याओं में क्या करना? वृद्धि करना। तो ये जो है कि केवल राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा ही हो सकता है ना, राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही ये चीज सृजन किया जा सकता है, और वो आर्टिकल 312 के तहत, है ना, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है केवल राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा ही। राज्यसभा इस पर प्रस्ताव करेगा तभी ये कार्य हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार जो है कि केवल राज्यसभा के पास है और आर्टिकल 312 के तहत। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, योग्यताओं और महाभियोग, आर्टिकल 61 जो महाभियोग बताता है कि विधिक प्रावधानों का विचार कीजिए, है ना। हम प्रावधान पर विचार करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, और योग्यता है उस आधार पर कथन दिया गया है। हम इस कथन पर पूर्णतः विचार करेंगे और कथन से क्लियर करेंगे कि कौन सा कथन जो है जो इनके जो है कि योग्यताओं और प्रक्रियाओं से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एकदम सही बात है ना। दोनों सदन के लोग भाग लेते हैं और राज्यों में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना। मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित लेते हैं। आगे है 70वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इस निर्वाचक मंडल में क्या किया गया? शामिल किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है? तो 70वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार, पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए, कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर ये किसी के पास नहीं है तो वो चुनाव में भाग नहीं ले सकता
है ना, 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। आगे देखेंगे तो ये बात सही है और ये दोनों बात सही है। हम आगे देखेंगे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण, हाँ, यदि संविधान के वो अतिक्रमण करते हैं या संविधान के अगेंस्ट जाते हैं तो वैसी स्थिति में उनको हटाया जाएगा, है ना, और इस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उनके पद से हटाया जा सकता है ना। तो ये कब होता है, जब संविधान के प्रति जो है कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, तब अतिक्रमण। आगे है महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अब बशर्ते राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है ना। दोनों सदन, साफ कहा है कि किसी भी सदन, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है ना, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बशर्ते 14 दिन पहले इंफॉर्मेशन देना होगा राष्ट्रपति को, हम ला रहे हैं, आप ये काम किए हैं ना, ये इसलिए हम ला रहे हैं, क्या महाभियोग ला रहे हैं। अब राष्ट्रपति समझेंगे कि हम क्या किए हैं और क्या नहीं, तो ये चीजें। तो यहां पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं। संविधान स्वदेशी आंदोलन 1905 और तत्कालीन क्रांतिकारी। अच्छा, तत्कालीन का मतलब समझ में आता है? नहीं, 1905 में ही, जैसे एक ही टाइम पर दो घटना होता है कि नहीं होता है, एक ही टाइम पर दो घटना होता है, उस समय कहा जाता है तत्कालीन, है ना। तो यहां पर है कि स्वदेशी आंदोलन 1905 और तत्कालीन क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तत्कालीन क्रांतिकारी, एक दिन देखो इधर स्वदेशी आंदोलन हो रहा है और उसी समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है, उसी समय प्रेजेंट टाइम में। अब इस आधार पर जो है कि कुछ कथन दिए गए हैं, इस कथन से हमें ये पता करना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। और तो पहला कथन क्या कह रहे हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, कलकत्ता है ना, पश्चिम बंगाल कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है। टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये बात सही है कि बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुआ, है ना। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होता है और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता है टाउन हॉल से। आगे है विभाजन के प्रभावी होने के दिन 16 अक्टूबर, अगस्त के बाद आता है सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, है ना। 7 अगस्त के बाद आगे चलते हैं तो विभाजन के प्रभावी होने के दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी। अंग्रेज चाहता था इसको तोड़े, बीच में तोड़ने का काम करता था। हम दो चीज पर बोले होंगे कि हम चाहेंगे तो किसी को कमजोर कर सकते हैं। पहला, आर्थिक स्थिति से कमजोर कर सकते हैं। यदि कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत है, आप कोई एक बहुत और उसके पास यदि बल भी है, सेना भी है, तो ऐसा मत, या फिर उसके पास कोई ज़्यादा लोग है, व्यक्ति है, तो हम ऐसा कुछ तरीका अपनाएंगे कि वो व्यक्ति अपने में विभाजन हो जाएगा, है ना। तो किसी को विभाजन यानी कि उसको कमजोर करके जीता जा सकता है या फिर लड़ करके जीता जा सकता है। दो स्थिति होता है, चुनावी प्रक्रिया चलता है ना, या तो लड़ करके कोई जीतता है आगे या फिर किसी और पार्टी को खड़ा कर देगा, तो वोट इधर उधर हो जाएगा यानी कमजोर हो जाएगा, वैसी स्थिति में भी जीता जा सकता है। तो संभावनाएं बनती है।
तो यहाँ पर है कि वो चाहता था कि बंगाल विभाजन हो जाए, लेकिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया और लोगों ने एक दूसरे की राखियां बांधी। अब कौन लोग हैं जो राखियां बांधा? क्योंकि राखियां बांधना का मतलब है हर्ष होना, यानी खुशी होना, और ये सुख, एक तरफ शोक मनाने की बात किया जा रहा है। नहीं, थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं इस चीज को। कथन कारण है ना जी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर ये बात जो है कि सही निकल के आता है कि विभाजन के प्रभावी होने पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। फिर बात होगा जैसा हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है, वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब होता है? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार आधिकारिक मन से स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कौन सा? स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। कौन से अधिवेशन में? कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। हालांकि कलकत्ते से ये जो चीज़ है वो बाहर निकल के आ रहा था, है ना, कलकत्ता के टाउन हॉल से आ रहा था बाहर निकल के। आए ये चीज नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं आए। उतना दूर क्या स्कैन कर, स्कैन करके लगाना। उसके बाद देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुशीलन समिति 1902 और 1902 में और बद्री बारिंद्र कुमार घोष की पुस्तक भवानी मंदिर की मुख्य भूमिका थी। तो बंगाल के क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में सब सही है ना। अच्छा, यहाँ पर ये बात अलग चीज़ है, यहाँ बात ये अलग चीज़ है कि है सही, लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो उसके फेवर में है। दोनों उल्टे ही हैं, दोनों नकारात्मक पहलू को देख रहा है। शोक दिवस मना रहा है और राखी एकता होने की बांधा जा रहा है। रे, ये राखी बांधने का मतलब वहां पर हर्ष की बात नहीं है, वो एक एकता का प्रतीक दिया जा रहा है। साफ है कि यह जन विरोध प्रदर्शन का दिन था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच एकता के प्रतीक के रूप में राखी बांधने का सुझाव दिया।
वो एकता का प्रतीक था, है ना, एकता होने का प्रतीक था। अब एक तरफ क्योंकि एक घटनाएं जो है कि वहां के लोग चाह नहीं रहे थे बंगाल विभाजन हो, है ना। तो आगे हम यहाँ से निकल के चलेंगे तो यह तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अपने आधिकारिक मन से स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, जो कि सही है। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, है ना, अनुशीलन समिति 1902 और बारिंद्र कुमार घोष की पुस्तक भवानी मंदिर की मुख्य भूमिका थी। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में उग्रवादीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? तो कहेंगे कि बारिंद्र कुमार, है ना, बारिंद्र कुमार घोष की एक पुस्तक है भवानी मंदिर की मुख्य भूमिका थी। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने में, है ना, अनुशीलन समिति और बारिंद्र कुमार घोष की पुस्तक यह मुख्य भूमिका थी, मुख्य भूमिका निभा रही थी। यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को बंगाल से बाहर बंबई और पूना के क्षेत्रों में फैलाया था। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को बंगाल से बाहर बंबई और पूना के क्षेत्रों में फैलाया था तथा केसरी व मराठा पत्रों के माध्यम से चेतना जगाई थी, है ना, चेतना जगाई थी। ये कौन ऐसा कार्य किया था? बाल गंगाधर तिलक। चलो, तो यहाँ पर ये हर एक कथन क्या है? सही है। पैंतीस करना है, दो। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदायों की मुख्य विशेषताओं पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध भक्ति आंदोलन और सूफी संप्रदाय की मुख्य विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उन्होंने बीजक में अपनी साखियों और शब्द के माध्यम से बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध किया। तो देखना है यहाँ पर कि कबीरदास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक बात है। कबीर ने क्या किया है? बीजक किसके द्वारा लिखा? कबीर के द्वारा अपनी साखियों और शब्द के माध्यम से बाह्य आडंबरों को क्या किया? कड़ा विरोध किया था। सूफी संप्रदाय में चिश्ती संप्रदाय, है ना, की स्थापना भारत के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सूफी संप्रदाय में एक और संप्रदाय निकल के आता है जिसका नाम है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जिसका मुख्य केंद्र अजमेर जो राजस्थान था। कहाँ था? राजस्थान। कहाँ था? राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है संत ज्ञानेश्वर नामदेव एकनाथ और तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर रामदेव एकनाथ और तुकाराम ने महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया जो विठल यानी कृष्ण के क्या थे? हाँ, कृष्ण के उपासक थे। तो संत ज्ञानेश्वर रामदेव एकनाथ और तुकाराम ने महाराष्ट्र में एक वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय का मतलब होता है बड़े स्तर पर ले जाना किसी चीज को, है ना। तो ये क्या किया था? लोकप्रिय बनाया। आगे है तो ये बात सही है कि संत ज्ञानेश्वर रामदेव एकनाथ और तुकाराम, है ना। ऐसी प्रश्न में आएगा कि वारकरी संप्रदाय को लोकप्रिय बनाया किन्होंने? तो हो सकता है कि ऑप्शन में सब रहे, इनमें से सभी, ऐसे करके भी ऑप्शन दिया जा सकता है।
आगे प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। 7 सुल्तान के शासनकाल देखा, इसका मतलब बहुत दिन तक जिंदा रहा है। जो दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा और उन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। किन्हें? सूफी संत, ये भी सही है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, ठीक है ना, और इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही, महबूब ए इलाही कहा जाता है। आगे है भक्ति संत च्युतानंद और चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में कीर्तन प्रथा और वैष्णव संप्रदाय को चरम पर पहुंचाया। चरम मतलब शिखर, है ना, शिखर पर पहुंचाया। फिर से इसको क्लियर करते हैं। भक्ति संत अच्युतानंद, क्या बोलेंगे? अच्युतानंद और चैत्य महाप्रभु, एक ये संत भक्ति संत के क्या है? सब भक्ति संत से संबंधित है ना। अच्युतानंद और चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में कीर्तन प्रथा और वैष्णव संप्रदाय को चरम सीमा पर पहुंचाया, है ना, शिखर पर पहुंचाया था। तो ये वैष्णव संप्रदाय को शिखर पर पहुंचाया था, तो ये बात सही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर संप्रदाय से जुड़ी हुई चीज़ें था जो कभी नहीं दिखता है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर ढूंढ करके दिखाता है, जो हमें याद नहीं रहता है और प्रश्न गलत होता है। नेक्स्ट, बिहार सरकार के कृषि रोड मैप और हालिया बजटीय, है ना, प्राथमिकताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।